जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, समाज कल्याण मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, राजेंद्र पाल गौतम जी, और जो बहुजन समाज के लिए बहुत एक्टिव हैं और समाज के लिए उनकी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उस पर हम बात करेंगे और किस तरह से वो समाज को अपने सरकार में रहते हुए किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। सर, पहले तो मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहता हूँ। ये चैनल की शुरुआत मैंने इसलिए मुझे करनी पड़ी अंबेडकर नेशन की कि भाजपा गवर्नमेंट ने बाबा साहब का जो लिटरेचर है 21-22 वॉल्यूम के अंदर, उसको बंद करने का काम किया। तो मैं 2 साल तक उसको ढूंढता रहा, कहीं भी नहीं मिला। जो अंबेडकर फाउंडेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी हमने कई बार बात की। तो फिर मैंने उन लिटरेचर को पूरा अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उस लिटरेचर में से मैं टॉपिक लेकर के बाबा साहब के जितना लिटरेचर है उस पर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये मुहिम आपको मेरे चैनल के माध्यम से आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये अच्छी बात है कि कम से कम जो बाबा साहब का संदेश है और जो उनके जीवन भर का अनुभव है, जीवन भर का जो संघर्ष है, कितनी मुसीबतों से, कितने संघर्ष के बाद वो जो आज अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हम इस मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं या कोई भी एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान या निगम पार्षद जो बनते हैं, या कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन सब को ये सब दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन कितना कठिन परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद ये समय में दिला पाए। और तो वो संघर्ष लोगों तक पहुँचे कैसे? अगर वो 22 वॉल्यूम्स बंद हो गए तो वो आपने उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं अम्बेडकर नेशनल चैनल को बधाई दूँगा, शुभकामनाएँ दूँगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करते हैं आपका। और दूसरा सर, अपनी क्योंकि एक योजना है जय भीम योजना जी, जो काफ़ी लोगों में चर्चा है, तो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जिनको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि उसका वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं या उसका प्रोसेस क्या है। तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि हमारे चैनल पर कई लाख लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम दिल्ली के भी काफ़ी हैं, तो कम से कम जो दिल्ली के बहुजन समाज के लोग हैं या SC ST या जो OBC समाज के लोग हैं, उन तक वो जय भीम योजना का जो पूरा फायदा किस तरीके से उनसे पहुंचाया जा सकता है, ताकि उनको पूरा पता लगे कि उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसका फायदा पा सकता है। देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हमने इसलिए बनाई क्योंकि पिछले कुछ सालों में सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले बच्चा 12वीं करता था और सीधा इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठता था, वो पास हो जाता था अगर वो काबिल बच्चा होता था। लेकिन अब क्या है कि उसकी काबिलियत काफ़ी नहीं है। उसने 12वीं में वो टॉप किया है, उसके वो काफ़ी नहीं है। अगर उसने उसने इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग नहीं ली है तो बच्चा सफल नहीं हो सकता। उसी तरह चाहे जुडिशरी हो, सिविल सर्विसेज हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी तरह के एग्ज़ाम इस तरह डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो सफल होते हैं। तो उसमें जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते, वो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि क्या ऐसे बच्चे जो काबिल हैं, मेहनती हैं, लेकिन चूंकि उनके पेरेंट्स गरीब हैं, तो कैसे बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए आगे बढ़ने का या अपने सपने साकार करने का। उसके लिए हमने दिल्ली में एक योजना बनाई, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसमें जो लोग 8 लाख तक की इनकम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को SC और ST के बच्चों के लिए 6000 सीटें, OBC के बच्चों के लिए 6000 सीटें और EWS के लिए 3000 सीटें। जो बच्चे दिल्ली में पढ़े हैं, जिनकी 10वीं 12वीं दिल्ली की है या जो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। ऐसे बच्चों को 15,000 बच्चों को जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत हम लोग कोचिंग करा रहे हैं। सर, इसमें जो स्टूडेंट भले ही उसका सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट दिल्ली का है या OBC जो भी है, और वो स्टूडेंट अगर कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो क्या उसको भी इसका फायदा मिल सकता है? उसमें शर्त है कि दिल्ली का होना चाहिए। हाँ। दिल्ली से 10वीं 12वीं हो, दिल्ली से
दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट हो। लेकिन ये वाला एक आपका पॉइंट वैलिड है, जिसको भी हम भविष्य में रिमूव करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिल्ली का बच्चा दिल्ली में हाँ। दिल्ली का है, लेकिन बॉर्डर पार मान लो गुड़गांव के किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, जी तो ऐसे बच्चे फिर इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसे बच्चे 15,000 बच्चों को हम लोग सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जुडिशरी की और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दे रहे हैं। 46 इंस्टीट्यूट हमारे पैनल पे हैं और जाने माने इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से बच्चे सफलतापूर्वक आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनका पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है और हर महीने उनको 2-2,500 रुपया किराए के रूप में जो उनका खर्च होता होगा, जी। वो भी दिल्ली सरकार उनको एक स्टाइपेंड के तौर पे दे रही है। सर, इसमें कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है या सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया है? जैसे आपने बताया ना कि 8 लाख रुपए जिसकी इनकम होगी मैक्सिमम ईयरली ना, तो उसके बच्चे फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें कुछ परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है या सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया? नहीं, इसमें केवल इनकम का क्राइटेरिया है, जी परसेंटेज का नहीं है। क्योंकि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे, उसमें कोई परसेंटेज के ग्रेजुएशन चाहिए। और कई बार वो बच्चे जो किसी वजह से नंबर अच्छे नहीं ला पाए, जैसे हम कई बार देखते हैं जो दलित बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, उनके परसेंटेज इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि वहाँ जो वाइवा वाला जो पोर्शन है, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, उसमें जानबूझ के कास्ट की वजह से उनको उनके टीचर कम नंबर दे देते हैं, तो उनकी पूरी परसेंटेज उसकी वजह से बिगड़ जाती है। तो और दूसरी कई बार बच्चा किस मन स्थिति में कि वो कोई पेपर उसका बिगड़ गया, उसको अपना परसेंट नहीं आ पाया, लेकिन बच्चा ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, तो ऐसे बच्चों को केवल इसमें से नहीं रोकना चाहिए। जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जा रहा, तो इसमें क्यों रोके? हमारा क्राइटेरिया 8 लाख की इनकम है। सर, दूसरा इसमें कुछ जो फॉरेन सर्विसेज हैं या जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, तो इस स्कीम के अंदर उनके लिए भी कुछ प्लान है गवर्नमेंट का या आने वाला या अभी भी है क्या? ये स्कीम तो होगी दिल्ली के अंदर कोचिंग की। विदेश पढ़ने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, वो हमने बनाई है। दिल्ली से 100 बच्चे हर साल विदेश में अगर वो पढ़ने जाना चाहते हैं, उनको वहाँ से ऑफर लेटर आना चाहिए और उनका एडमिशन एक बार हो जाए, तो हम उनको फिर जो है 5 लाख रुपये साल के हिसाब से हम उनको फाइनेंस ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब आप जो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि इसमें आप 5 लाख रुपए साल का उनको अगर कोई PhD कर रहा है, 4 साल का कोर्स है, जी तो हम उसको हर साल 5 लाख रुपये, टोटल 20 लाख रुपये। 2 साल का कोर्स है तो 10 लाख रुपये, 5 लाख 2 साल में। और सर, एक आपका डिपार्टमेंट है, मेरे जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, SC फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें किस तरह की स्कीम्स हैं जिसका हमारे बहुजन समाज या जो पुअर सेक्शन के लोग हैं वो फायदा? दिल्ली शुल्क है OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसमें हम लोग बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं और उनको हम लोग लोन भी देते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। या वो दिल्ली में पढ़ रहे हैं या बाहर हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उसके लिए अगर उनको लोन की जरूरत है तो उसकी लोन की व्यवस्था भी उस डिपार्टमेंट के माध्यम से है। उसमें सर कुछ रिबेट मिलता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और छोटे जो लोन है उसके अंदर 10,000 रुपये की छूट भी की, 10,000 वापस नहीं करना। अच्छा सर, मैं आपकी सरकार के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के बारे में बड़ा बैड एक्सपीरियंस था उस डिपार्टमेंट का। इससे पहले जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की रही है, भाजपा की जब भी रही है, उसमें ये था कि जो उनको रिबेट मिलती है, वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं दलाल टाइप कि वो रिबेट का पैसा खा जाते हैं और उनको पैसा पूरा का पूरा वापस करना पड़ता है। ऐसी चीजें आई हैं, तो लगता नहीं कि मुझे लगता है कि आपकी सरकार में, हमारी सरकार में सिंगल केस मुझे ऐसा लगे जी जी, जिसने बाकी अपना लोन वापस किया हो और जो पोर्शन उसको रिबेट मिलता है और वो ना मिला। एक सिंगल केस ऐसा आप दिखाइए, एक सिंगल केस आपको नहीं मिलेगा। तो साथ ही जो कई लोगों को परेशानी होती है, काफी लोग, मैं भी सोशल एक्टिविटी में, तो काफी लोगों ने बोला कि वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर दलाल, जो कि अब वो दलाल टाइप का जो काम था वो इस सरकार में बिल्कुल बंद हो चुका है। और हमारे राज्यपाल राजेंद्र पाल गौतम जी जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, समाज कल्याण मंत्रालय इनके पास है, और चैलेंज कर रहे हैं अगर एक भी आदमी को ऐसा मिल जाए कि जो इस तरह की कोई एक्टिविटी में, जो रिश्वतखोरी में या किस तरह की दलाली में वो उस बहुजन समाज के उस पैसे को खाने की कोशिश करे, तो उसको वापसने वाले नहीं है। ये उनका दावे के साथ, और एक भी उन्होंने चैलेंज किया, एक भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सर, आपका काम बहुत अच्छा है।
और कोई ऐसी स्कीम जो अपने बहुजन समाज जैसे आपके मंत्रालय से फायदा उठा सकता है? देखिए, हमने 6वीं 7वीं 8वीं के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के ऊपर 3 चैप्टर रेगुलर क्लास में हमने पढ़ाने का काम किया। इसके साथ सर, ये चालू हो चुके हैं क्या? हाँ, पिछले साल हमने शुरू किया, संविधान दिवस के टाइम पे हमने शुरू किया। और दूसरी बात, हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना हम सारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और तीसरा, हमने जब मेरे पास जयपुर था, अक्सर कभी कई घटनाएं ऐसी घटी कि सीवर के अंदर हमारे लोगों की जान चली गई, तो हमने उनको रिहेबिलिटेशन का भी काम शुरू किया। उनको 10 लाख का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी सारे केसेस में ढूंढ के दिया। और 200 ऐसे गाड़ी के टेंडर निकाले जो केवल सफाई कर्मचारी या SC वर्ग के लोगों के लिए कि जो 5-5 हज़ार में अपनी जान गंवाने को सीवर में जाते हैं, तो उन लोगों को सर गारंटी भी उनको बैंक की गारंटी नहीं देनी पड़ी, पूरा बिना गारंटी के फाइनेंस करवाया। 200 गाड़ियों का 7 साल का टेंडर दिलवाया। और वो गाड़ी अब आके, वो गाड़ी दिल्ली में आजकल सीवर सफाई का बहुत बड़ा काम कर रही है। और इस कोरोना के दौरान जो सैनिटाइज का काम किया, अपने दिल्ली को सैनिटाइज किया, तो सैनिटाइज ही सारा उन्हीं गाड़ियों से किया जा रहा है। और आज वो 200 मशीन के जो मालिक हैं, उनमें से मेरे ख्याल से अभी 189 की गाड़ी दिल्ली में आ चुकी है और 184 गाड़ी तो ऑलरेडी जल बोर्ड में लग के काम कर रही है। लेकिन सर, अभी भी मैं देखता हूँ रोड पे काफी बार मेरे नजर में आया कि अभी भी वो लोग मैनुअली कर रहे हैं। तो इसमें कितना टाइम और लगने वाला है कि उन लोगों को इससे छुटकारा मिले? मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो गाड़ी लगी जल बोर्ड में लगी है, और जल बोर्ड में अब सीवर में कोई उतर नहीं सकता, पूरी तरह से बैनर। सीवर में डेथ की केसेस आपको अब नहीं मिल रहे जी। अभी जो केसेस आए होंगे पिछले टाइम में जो मिले हैं, वो आए प्राइवेट बिल्डिंग्स में, मॉल्स में। उस पर भी हमने SOP बना के लागू कर दिया कि कोई भी किसी को ऐसे नहीं उतारेगा तो जल बोर्ड से संपर्क करेगा, जल बोर्ड आपके सेफ्टी टैग को क्लीन करा देगा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो फोटो कई बार आप देखते होंगे, बहुत से लोग यूट्यूब पे इधर डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, वो आपको सीवर में घुसे हुए नहीं मिलेंगे। अभी कभी उसे ध्यान देना, PWD के जो नालों की सफाई बरसात से पहले होती है, तो वो जो नाले की सफाई होती है, नाले में रहती होती, क्योंकि नाले तो ओपन होते हैं, तो उसको उसमें वो मिलेंगे सफाई करते हुए। लेकिन उस दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से वो नाले भी पूरी तरीके, हालांकि नालों की सफाई भी मशीन से हो रही है, पोकलेन से हो रही है, और दूसरे जो मशीनें उनसे हो रही है। तो आप देखोगे सीवर में अब नहीं मिलेगा आपको कोई केस। देखिए, अभी रंजनपाल जी, गौतम जी ने जो बताया, जो खास तौर से जो सफाई का काम है, और उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें आती थी, तो आज की डेट में जो चीजें चल रही हैं, मे बी कि वो शायद फेक न्यूज ज्यादा है उस तरह की। फेक नहीं है, और अब वो काम सीवर नहीं है। हाँ, उसको लोग सीवर में लोग दूसरे अमल पे ऐसा कहकर प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो धीरे धीरे वो मशीनों से होने जा रहा है। तो नालों की सफाई क्या है, MCD अलग करती है। जो नाले MCD कहते हैं तो MCD करती है, जो नाले जल बोर्ड के कहते हैं उनको जल बोर्ड, जो नाले PWD कहते हैं तो उसको PWD करती है, जिन नाले इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के कहते हैं वो करते हैं। आपके अंदर भी नहीं है ना सर? हाँ, वो जो नाले वाले जो केसेस होते हैं, नाले केसेस में वो केस नहीं आते कि किसी की वो गैस गलती और डेथ हो जाए, वो सीवर का पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन नालों की भी सफाई पोकलेन वगैरह, पोकलेन और दूसरी तरह की मशीनों से की जा रही है, और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि नाले में भी ना घुसना पड़े। सर, दूसरा जो मेरा सवाल वो समाज से रिलेटेड है, तो सरकार से रिलेटेड नहीं है। आप भी मिशन मूवमेंट में रहे, बहुत यहाँ तक आने के लिए अभी भी संघर्ष किया है, और अभी भी हैं, और लगभग मैं भी बचपन से रहा हूँ अपने गाँव टाइप से ही। आपको क्या लगता है कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हमारे समाज को, उस पर लोग आज भी, मुझे लगता है कि अगर मैं काउंट करूं तो शायद 1% भी एवरेज नहीं आता है बहुजन समाज का। इसके पीछे क्या कारण देखते होंगे आप? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने लोगों को सच का आवाज नहीं कराया। हम अपने लोगों के बीच जाके उनको 4000 वर्षों की गुलामी के क्या कारण है और कौन से लोग जिम्मेदार हैं हमारी गुलामी के लिए, हमारी गरीबी के लिए, हमारी बदहाली के लिए, हमारे ऊपर जुल्म और शोषण के लिए, उन कारणों से निकलने का तरीका क्या है, बाबा साहब ने 20 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई। जब हम उससे अपने लोगों को कन्विंस करेंगे तो लोग उस बड़ी संख्या में उस रास्ते को फॉलो करेंगे। तो दोष लोगों का नहीं है, आप सही कह रहे हो, 1% बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 1% भी जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हो, लेकिन वो पालन करेंगे तो कम से कम उनके बीच जाकर कन्विंस करेंगे। हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा नहीं रहे।
जबकि जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है वो अपना दमनकारी नीति उनकी चलती रहे, तो वो अपने मिशन मूवमेंट के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं, और एक तरफ हमें जो अपने मिशन मूवमेंट के लिए लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। तो दोस्त किसी और का नहीं है, दोस्त हमारा है। मैं खुद इस क्षेत्र में अपने सारे साथियों के साथ प्रयासरत हूँ कि लोग इस गुलामी की उससे बाहर निकलें, लोग एजुकेशन को अपने शोषण से मुक्ति का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, और लोग अच्छाई और बुराई का ज्ञान लेके बुराई के रास्ते को त्याग के अच्छे रास्ते पर चलें, ताकि हमारे समाज का विकास भी हो और हमारे समाज को शोषण से मुक्ति भी हो। तो साथियों, राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मजबूत हैं या जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी से बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा साहब की वास्तविकता और बौद्ध धर्म की तरफ मैं समझता हूँ उनका ऐसा ही संदेश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए, और उस समाज को भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो सही सपना है वो पूरा हो पाएगा। इसी के साथ बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।